सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी सखाओं और सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी हो नेहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। बिल्कुल, जब हमने साथ में नमस्कार कह दिया इसका मतलब एक दूसरे का नमस्कार तो स्वीकार हो ही गया है। जी बिल्कुल, है ना। और हमारे श्रोता भी हमारा नमस्कार, हमारा अभिवादन जो स्नेहिल अभिवादन है उसे स्वीकार कर ही लेते हैं। जी। और मंदाकिनी जी, क्या आपको क्या लगता है इन दिनों कुछ गर्मी का मौसम सा आता जा रहा है? अरे अरे अरे, हाल ही बेहाल है कहिए। अभी तो देखिए ना, इतनी गर्मी शुरू हो गई है दोपहर के समय तो खास तौर से। अभी घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो थोड़ी सी दूर भी अगर पैदल चलकर जाते हैं तो हाल बेहाल हो जाता है। जी। और ऐसे समय में वो गाना बिल्कुल यहाँ पर सूट करता है ना, जैसे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हालत खराब हो जाती है। नहीं मतलब आपने इस गाने को यूं मोड़ दे दिया है कि हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल खराब हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। घर से निकले, चाहे हम दफ्तर से निकलते हैं या कहीं मार्केट किसी काम से जा रहे हैं और जाना भी पड़ता है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कुछ भी हो। और ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि सिर दर्द होने लग जाता है ना। और अजीब सी चेहरे में एक, जिसे कहते हैं ना, क्या कहना चाहिए, मुझे लगता है कि चेहरा ऐसा रूखा सूखा पड़ जाता है। बहुत तेज, जिस तरह अंदर का पानी किसी ने खींच लिया हो, चिपचिपापन भी महसूस हो रहा है। जी। तो एक अजीब सा मौसम है और इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। जी, हमें स्वास्थ्य का ख्याल इसमें तो रखना ही है। साथ ही आज कुछ विषय हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आज है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता दिवस। बहुत ये महत्वपूर्ण दिवस है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी, क्योंकि हमें जिस तरह हम अभी तबीयत की बात कर रहे थे, इसी तरह खदान से संबंधित भी किस तरह से हम सुरक्षा को देख सकते हैं, किस तरह हम अपना ख्याल रख सकते हैं, इन सब के बारे में बातचीत होगी। क्योंकि खदान में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ बहुत दिक्कतें आती है। वो काम तो करते हैं, मजबूरी होती है, उनको पेट पालना होता है अपना, लेकिन वहाँ पर काम करना आसान काम नहीं होता है। जी। साथ ही कल है 5 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और इसी तरह परसों है 6 अप्रैल श्री राम नवमी। अब चूंकि हम अपने श्रोताओं से सीधे सोमवार को मिलेंगे शुक्रवार के बाद, तो इन विषयों पर भी हम आज ही चर्चा करेंगे। अब ये बताओ मुझे, आज कौन सी साड़ी गिफ्ट में देने वाली हो? आज गिफ्ट में मिलने वाली है कोसा साड़ी। कोसा साड़ी लेके आई हो मेरे लिए? अरे वाह, क्या बात है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और सखी विशेष में बात करेंगे रंगकर्मी बी जयश्री जी की। हाँ बिल्कुल। तो पहले एक गीत सुन ले। हाँ बिल्कुल, गीत तो सुनना है ही, क्योंकि हमने वो विषय बता दिए हैं जिन के बारे में हमारे श्रोता अपने विचार हमें लिखेंगे। वो किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, उनकी इच्छा होगी जिसमें लिखेंगे। खदान के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोसा साड़ी के बारे में लिख सकते हैं। अगर हमारी किसी सखी के पास ये साड़ी है तो उसका जिक्र करें, किस रंग की है, कब उन्होंने खरीदी थी, इसे कब पहना था, उन्हें किस तरह का रंग पसंद है, या इसकी खास कोई जुड़ी हुई क्या होती है। हाँ, कोई याद हो, किसी ने आपको गिफ्ट किया हो, जैसे आज नेहा मुझे साड़ी गिफ्ट करने वाली है कोसा, तो उसका जिक्र भी हम करेंगे। तो इस तरह से हमें आप बताइए अपने विचार, और बाकी विषय तो हमने आपको बता ही दी है जिस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। तो नेहा, हम आज के जो विषय हमने बताए थे श्रोताओं को, उनके बारे में विचार शुरू कर देते हैं। अपने विचार देना और श्रोताओं के विचार पढ़ना भी हम शुरू करते हैं। आज जैसा कि आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता दिवस हम मना रहे हैं, और ये 4 अप्रैल को हम मनाते हैं। इसे इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि बारूदी जो सुरंगें हैं और विस्फोटक अवशेषों से होने वाले जो खतरे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके बारे में मदद करना। जी, इनके उद्देश्यों में शामिल है कि जैसे बारूदी सुरंगों और विस्फोटक अवशेषों से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही खदान कार्रवाई में सहायता प्रदान करना, या फिर जैसे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही भूमि पुनर्वास और प्रभावित समुदायों की सहायता करना। हाँ बिल्कुल सही कहा। और इसका इतिहास अगर हम जानना चाहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को 4 अप्रैल को इस दिवस के रूप में इस दिवस को आज जो हम मना रहे हैं घोषित किया था, और पहला दिवस 4 अप्रैल 2006 को हमने मनाया था। और रही बात महत्व की, तो ये दिन जो है बारूदी सुरंगों और विस्फोटक अवशेषों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है, और ये खदान कार्रवाई में सहायता करने के लिए देशों को प्रोत्साहित भी करता है।
जी, ये युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास में भी मदद करता है। बिल्कुल। इसे लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और गतिविधियां भी की जाती हैं। जैसे कि इस दिवस के अवसर पर विभिन्न संगठन और सरकारें खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करती हैं। जैसे कि जागरूकता अभियान, खदानों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाना। बिल्कुल, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के बारे में सेमिनार लगाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं और ये बताया जाता है किस तरह से अपने आप को हम बचा सकते हैं। जी, खदानों से प्रभावित जो क्षेत्रों और समुदायों की सहायता करने के लिए फेडरेंजिंग अभियान भी चलाया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया अभियान, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाना। इस दिवस की हर साल नई थीम होती है। इस साल की थीम है सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है, ये इस वर्ष की जो है थीम है। इसके अलावा हमारे कुछ श्रोता साथी हैं जिन्होंने, एक ने लिखा है कि उन्होंने सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि खदान में काम करते समय सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई खतरे हो सकते हैं। यहाँ कुछ सावधानियाँ दी गई हैं, जैसे कि हेलमेट पहनना। खदान में काम करते समय हेलमेट पहनना ज़रूरी है ताकि सिर की सुरक्षा हो सके। सुरक्षा चश्मा पहनने से आँखों की सुरक्षा होती है। सुरक्षा जूते पहनने से पैरों की सुरक्षा होती है। खदान में काम करते समय गैस मास्क पहनना जरूरी है ताकि जहरीली गैसों से बचा जा सके। बिल्कुल, और खदान की सुरक्षा के लिए भी कुछ जरूरी कदम हमारे श्रोताओं ने बताए हैं कि खदान की जांच की जाती है। खदान में काम शुरू करने से पहले खदान की जांच होनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये खदान सुरक्षित है। इसके अलावा विस्फोटकों का उपयोग जो है करते समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो। और खदान में बिजली की सुरक्षा बहुत जरूरी है ताकि बिजली के झटकों से बचा जा सके। और साथ ही खदान में अग्नि सुरक्षा बहुत जरूरी है ताकि आग लगने से इसे बचाया जा सके। इसके अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा भी हमारे साथियों ने लिखकर हमें भेजी है और कहा है कि स्वास्थ्य जांच, यानी कि खदान में काम करने से पहले स्वास्थ्य जांच करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप स्वस्थ हैं या उस कार्य को करने में सक्षम हैं। इसी तरह नशीली दवाओं से बचना। खदान में काम करते समय नशीली दवाओं से बचना चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो। बिल्कुल। इसी तरह थकान से भी बचना चाहिए। यदि इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और काम करता है तो ऐसे में गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए थकान से भी बचें। और साथ ही सुरक्षा नियमों का पालन भी करना चाहिए ताकि खदान में काम करते समय जो सुरक्षा के नियम मानदंड निर्धारित किए गए हैं वो पालन करने बहुत ज़रूरी है नेहा, ताकि कोई दुर्घटना न हो। कई बार आपने सुना है, हम न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं कि खदान में आग लग गई है, खदान में इतने मजदूर हताहत हो गए हैं, नुकसान हो गया है। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाएं न हो। और एक श्रोता लिखते हैं कि हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हम मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का मनाने का जो उद्देश्य है, खदानों को हटाना नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां युद्ध के बाद भी निर्दोष नागरिक सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल सही कहा। और क्यों ना अब एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन गीत सुनवाएंगे पर अभी समय है एक अंतराल का, तो एक छोटा सा अंतराल लेकर फिर हम अपने श्रोताओं को गीत सुनवाएंगे। बिल्कुल सुनते हैं उसके बाद गीत। लेकिन एक श्रोता और लिखते हैं, बहुत ही प्यारा संदेश है कि विश्व खदान दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम खदान में रखे अनाज के प्रति जागरूक रहें, उनका ख्याल रखें। साथ ही दिवस इसलिए मनाया जाता है कि खदानों में रखे अनाज का हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। हाँ तो नेहा, अब क्या कहना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं को? आज का हमारा जो विषय है दिन विशेष, यानी कि आज हम बात करेंगे सखी विशेष में बी जयश्री जी, जो कि एक रंगकर्मी है, उनके बारे में। अरे वाह, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, रंगमंच। आपको बड़ा पसंद है। बिल्कुल। और देखिए, जहाँ तक रंगमंच की बात है तो वो जगह है जहाँ नाटक, नृत्य, खेल, इन सभी का मंचन होता है और इसे हम इसलिए थिएटर भी कहते हैं, है ना? जी। और इसमें अभिनय है, नृत्य है, संगीत है, वेशभूषा, मेकअप, बहुत तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और अगर आपने कोई थिएटर ज्वाइन किया है तो आपको पता चलेगा कि नेशनल लेवल के नाटक कलाकार हमारे करते हैं और उनको देखने के बाद एक अलग ही तरह का भाव हम लेकर आते हैं, मन में आता है। जी बिल्कुल। इसी तरह बी जयश्री जी एक अनुभवी भारतीय रंगमंच अभिनेत्री, निर्देशक और गायिका हैं, जिन्होंने फिल्मों और टेलीविजन में भी अभिनय किया है। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में डबिंग कलाकार के रूप में काम किया है।
इनका जन्म बेंगलोर में जीवी मालथम्मा के घर 9 जून 1950 में हुआ था। वो 1976 में बेंगलोर में स्थापित एक शौकिया थिएटर कंपनी स्पंदना थिएटर की क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। बिल्कुल, और उन्होंने 2010 में भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए नामित भी उन्हें किया गया था, और उन्हें 2013 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान मिलता है पद्मश्री, उससे सम्मानित भी किया गया था। ये एक प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गुब्बी वीरन्ना की पोती हैं, जिन्होंने गुब्बी वीरन्ना नाटक कंपनी की स्थापना की थी। उन्होंने 1973 में दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक और शिक्षक इब्राहिम अलकाजी से प्रशिक्षण लिया। क्या बात है, आपको पता है अलकाजी सबसे बड़े निर्देशक हुआ करते थे, और उस दौरान जब एनएसडी में वो थे ना नेहा, तो अलकाजी से जितने भी कलाकार सीख कर निकले, उनके मुंह से आप उनके बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इतने मतलब क्या कहना चाहिए, उच्च स्तर के निर्देशक थे अलकाजी, जिनके निर्देशन में कितने ही लोगों ने सीखा और आज बड़े बड़े कलाकार बन गए हैं। जी, 1996 में बी जयश्री जी के उन्हें अभिनय के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है और अभ्यास करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली ये सर्वोच्च भारतीय मान्यता है। बिल्कुल, और उन्हें 2009 की अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय से मानद डीलिट की उपाधि भी दी गई है। तो ऐसी हैं ये एक अनोखी कलाकार, और इनको हम सैल्यूट करते हैं, इनकी कला को और इनके नाटकों को, इनके अभिनय को। जी, ये सच नेहा, रंगमंच है ये दुनिया सारी, और हम हर इंसान अभिनेता है और अपना अपना जो रोल है वो निभाकर हमें चले जाना है। और हर कोई हर बार एक नए किरदार में होता है। बिल्कुल। अगर एक स्त्री की बात करें तो पहले वो एक बच्ची के किरदार में होती है, फिर धीरे से माँ के किरदार में आती है, बहन के किरदार में, फिर माँ के किरदार में। इस तरह हर व्यक्ति का किरदार बदलता रहता है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, एक सफल इंसान वही है जो हर किरदार को बखूबी निभा जाए, है ना? क्या बात है। जी जी बिल्कुल। चलिए तो अब बात करते हैं हम वो जो तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो। मैं बहुत उत्साही हूँ इस गिफ्ट को पाकर और देखकर कि आज किस तरह की साड़ी मेरे लिए लेकर आई हो। जी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ की खास कोसा साड़ी। किस रंग की लेकर आई हो? गुलाबी रंग पसंद है आपको? अरे तो आप मेरे पास ऑप्शन भी है। क्या? गुलाबी और नीला, ये दो मेरे पसंद के हैं, मैं दोनों लेकर आई हूँ, आप जो चाहे रख लीजिए। तो गुलाबी रंग की ड्रेस तो आपने पहनी रखी, वैसे कोसा साड़ी तो आपने नहीं पहन रखी। जो कलर आज आपका है वो भी खूब आप पर फब रहा है, तो मुझे गुलाबी कलर ही पसंद है। थैंक यू, तो आपको भी वही दिया जाएगा फिर। तो चलिए, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे जो नहीं जानते कि कोसा साड़ी कहाँ से है और कैसे बनती है, उनको हम बता देते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में यूँ तो साड़ियों की बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है, जैसे कांजीवरम है, कलमकारी है, बनारसी है, चंदेरी है, महेश्वरी है, लेकिन कोसा जैसी साड़ी भी खासी लोकप्रिय होती है। और आज इसीलिए हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहचान बनाने वाली कोसा साड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, जो नरम कपड़े के लिए जानी जाती है। जी, कोसा साड़ी भारत की एक पारंपरिक और आकर्षक साड़ी है जो कोसा रेशम के धागे से बनाई जाती है। ये साड़ी अपने अनोखे डिजाइन, रंगों और बनावट के लिए जानी जाती है। छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी साड़ी महिलाओं को खास पसंद है। ये साड़ी कोकून से बनती है। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगलों में पाया जाता है। एक साड़ी को बनने में 7 दिन लगते हैं। और कोकून यानी कि कुछ कीड़े जैसे कि पतंगे, रेशम के कीड़े अपने लार्वा यानी कि कैटरपिलर के विकास के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक रेशमी आवरण बनाते हैं, जिसे कोकून कहते हैं। कोकून एक रेशमी आवरण होता है जो कीड़े को प्यूपा के रूप में विकसित होने के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है, और यही जो कोकून होता है कोसा साड़ी में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि कोसा साड़ी का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और ये साड़ी प्राचीन भारत में राजाओं और अमीर लोगों द्वारा भी पहनी जाती थी। समय के साथ कोसा साड़ी ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखी और आज ये भारत की एक प्रमुख साड़ी के रूप में पहचानी जाती है। और जैसा कि आपने बताया कि कोसा रेशम के धागे से बनाई जाती है और इसमें बहुत सारे अनोखे डिज़ाइन हैं, रंग हैं और अलग अलग तरह की बनावट इसकी विशेषता है। और इसकी जो खास विशेषताएं हैं वो आपने भी अभी बताया कि कोसा जो है रेशम, कोसा साड़ी कोशा रेशम के धागे से बनाई जाती है और अपनी मजबूती और चमक के लिए ये जाना जाता है। और कोसा साड़ी में बहुत सारे नए डिज़ाइन भी आ गए हैं नेहा, और नए कई तरह के पैटर्न भी देखने को मिलते हैं जो इसे बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टिव बनाते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। और इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं। अगर कई बार पहले क्या होता था कि कुछ फिक्स कलर हुआ करते थे और उन्हीं में से हमें वो खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब बहुत सारे कलर्स आ गए हैं और आप इसे विभिन्न अवसरों पर पहन सकते हैं। और चूंकि ये साड़ी बहुत ही मजबूत और आकर्षक होती है और लंबे समय तक चलने वाली एक साड़ी है। कोसा साड़ी के प्रकार भी होते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ी कोसा। ये कोसा साड़ी एक पारंपरिक प्रकार है जो छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। और वैसे ही ओडिशा कोसा है, ये कोसा साड़ी का एक अन्य प्रकार है जो ओडिशा में बनाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र कोसा, ये कोसा साड़ी का एक ऐसा प्रकार है जो महाराष्ट्र में बनाया जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और महाराष्ट्र में ये कोसा साड़ी बनाई जाती है। और हर किसी का बनाने का अपना एक अलग अलग तरीका है, क्योंकि हर प्रदेश की कुछ न कुछ एक छाप होती है, कुछ अलग अपनी विशेषताएं होती है, हाँ। जिसे वो उन साड़ियों में उकेरते हैं। बिल्कुल। और जब बात पहनने की चलती है तो आप साड़ी को, वैसे तो आजकल कई तरीके से साड़ी को हम पहना करते हैं, बहुत तरह के पैटर्न आ गए हैं जिससे साड़ी को पहना जाता है। लेकिन अगर सही तरीके से पहनना चाहती हैं तो साड़ी को सही तरीके से पहनने के लिए पहले साड़ी को अपने शरीर के चारों ओर लपेटती हैं, फिर इसे अपने कंधे पर आप रख सकती हैं। और ब्लाउज का चयन करते समय एक आकर्षक ब्लाउज आप पहन सकती हैं ताकि साड़ी को एक परफेक्ट अच्छा रूप मिल जाता है। जी। इसी के साथ अगर लुक को और अच्छा निखारना है तो आभूषणों का चयन भी अच्छा हो तो इससे और भी निखार आ जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है कि जब आपने साड़ी पहनी है तो आभूषण ना पहने, ऐसा होता नहीं है। जितनी भी स्त्रियां हैं वो जब भी साड़ी पहनेंगी और खास तौर से किसी पार्टी में या वैवाहिक फंक्शंस में जब वो जाती हैं तो आभूषण तो उनकी पहली पहचान होती है। और हमारे श्रोताओं ने भी तो अपनी बात लिख दी है कोसा साड़ी को लेकर, पढ़िए जरा। बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां आई है। हमारे एक साथी ने लिखा है, छत्तीसगढ़ की पहचान कोसा सिल्क आज पूरे भारत में मशहूर है। कोसा की साड़ियों में जो सादगी दिखती है वो देखने लायक होती है। इसकी गोल्डन झलक साड़ियों को एकदम नया लुक देती है। कोसा सिल्क की चमक सालों खराब नहीं होती, इसे मेंटेनेंस की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ती। भारत का कोसा सिल्क विदेशों में भी जाता है। कोसा सिल्क देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इससे साड़ियां और सूट तैयार किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प में आपको कोसा आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और साड़ियों की दुनिया में अगर कोसा की साड़ी की बात की जाए तो लिखती है एक श्रोता कि ये मेरी बहुत पसंदीदा साड़ी है। मेरे पास कुछ साड़ियां हैं कोसा की, काफी पुरानी हो गई हैं पर आज भी एक नयापन लिए होती हैं। क्या बात है, हमारी सखी के पास तो खूब सारी साड़ियां हैं भाई कोसा की। किस रंग की हैं, कब कब आपने इन्हें पहना, कुछ अगर आपको याद हो तो लिखिए। आपको किसी ने गिफ्ट की या आपने खुद खरीदी या आपके पति देव ने आपको दी इसका जिक्र अगर आप करती हैं तो हमें और भी अच्छा लगेगा। ये लिखती है कि देखने में सिंपल होती है पर इनकी बात तो कुछ अलग होती है। जब भी मुझे सिल्क या कोसा की साड़ी खरीदनी होती है तो मैं एक शोरूम में जाती हूँ और वहाँ के स्टाफ के लोग मुझे पहचानने लग गए हैं और कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है इन्हें। क्या बात है, हर बार आप एक ही जगह से ले रही हैं, उसका फायदा मिल रहा है आपको। और हमारी जो महिलाएं हैं, जो सखियां हैं ना, वो तो इस बात का ध्यान रखती हैं नेहा कि कहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है, कहाँ सेल लगने वाली है ना। ये एक हमारी सखियों का शौक होता है जी। और हमारी एक साथी लिखती हैं, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहचान बनाने वाली कोसा साड़ी अपने नरम कपड़े के लिए जानी जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ का कोसा पूरी दुनिया में अपने खास टेक्सचर के लिए मशहूर है। यहाँ के जांजगीर चांपा के लगभग हर गांव में कोसा के कपड़े निर्मित किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ की पहचान कोसा सिल्क आज पूरे भारत में मशहूर है। कोसा की साड़ियों में जो सादगी दिखती है वो देखने लायक होती है। इसकी गोल्डन झलक साड़ियों को एकदम नया लुक देती है। कोसा सिल्क की चमक सालों खराब नहीं होती और इसे मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। भारत का कोसा सिल्क विदेशों में भी जाता है। कोसा सिल्क देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें साड़ियाँ, सूट तैयार किए जाते हैं और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प में आपको कोसा आसानी से मिल जाता है। तो कोसा के सूट भी होते होंगे नेहा फिर। आजकल तो जिस कपड़े की साड़ियाँ बनती है सबके सूट भी बनने लगे हैं। यहाँ तक कि कई लोग सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर फिर उनके सूट बनवा लेते हैं। कुछ लोग होते होंगे जिन्हें या तो साड़ियाँ पहनना नहीं आती हो, अगर पसंद बहुत आती हो तो वे साड़ियाँ खरीद कर उनके सूट बनवा लेते हैं या लहंगा बनवा लेते हैं, है ना। अलग अलग आजकल जो ड्रेस डिजाइन आ गई हैं उनको बनवा लेते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि कोसा साड़ी एक पारंपरिक
भारतीय साड़ी है जो छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत लोकप्रिय है। ये साड़ी अपने अनोखे डिजाइन, रंगों और बनावट के लिए जानी जाती है। इसकी विशेषता है कि कोसा साड़ी कोसा सिल्क से बनाई जाती है, रेशम है, पारंपरिक होती है, रंगों में विविधता मिलती है और बनावट जो है बहुत ही अनोखी और आकर्षक होती है साड़ी की, जो इस साड़ी को विशेष बनाती है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी इन्होंने बताया है। इन्होंने लिखा है कोसा साड़ी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोसा साड़ी एक पारंपरिक पोशाक है जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। कोसा साड़ी में कला और शिल्प का एक अनोखा संयोजन होता है जो इसे और भी विशेष बनाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि कोसा साड़ी एक अनोखी और आकर्षक पारंपरिक पोशाक है नेहा, और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति और परंपरा का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो चलिए हम भी छत्तीसगढ़ चलते हैं और बहुत सारी कोसा साड़ियां खरीद कर। मंदाकिनी जी, हमारे साथियों ने कोसा साड़ी को लेकर, हमारी एक श्रोता साथी लिख रही हैं, कोसा सिल्क साड़ी, कोसा सिल्क। जब मैंने इस साड़ी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 2001 में खादी ग्राम उद्योग से खरीदा था। मुझे यही पता था कि मध्य प्रदेश की साड़ी है। हल्के रंग में बेहद ही नरम तसर सिल्क की साड़ी आज भी मेरे पास अच्छे कंडीशन में है। अरे वाह, क्या बात है। तो अच्छी बात है, आप इस साड़ी को संभाल कर रखिए और खास अवसरों पर पहनने का मौका हमें मिलता है तो हम पहनकर जाते भी हैं जी, है ना। बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सुंदर, बहुत ही ग्रेसफुल लगती हैं ये साड़ियाँ, और इनका संकलन हमारे पास होना जरूरी भी है, क्योंकि जैसे हम किसी खास फंक्शन में जाते हैं उस समय ये साड़ियाँ हमारी जो है हमारे कहते हैं ना, रूप को, हमारी पर्सनालिटी को और भी अच्छा बना देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब चलते हैं कल पर। जी बिल्कुल। अब कल यानी कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, जो कि एक वार्षिक उत्सव की तरह हमारे भारत देश में मनाया जाता है। इसे महासागर दिवस या समुद्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन उन बहादुर लोगों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जो महीनों तक समुद्र में रहकर भारत के वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने की परंपरा वर्ष 1964 से चली आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। कल चूंकि हमारा सखी सहेली कार्यक्रम नहीं है और परसों नहीं है, तो हम कल और परसों के जो खास दिन है उन पर आज चर्चा करना पसंद करते हैं। तो कल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज SS लॉयल्टी का जो उद्यम भारत के नेविगेशन में ऐतिहासिक क्षणों में से एक माना जाता है, और इसमें यूनाइटेड किंगडम के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, खासकर इसलिए क्योंकि समुद्री मार्गों पर पहले ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होता था, और 1964 में 5 अप्रैल को पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। तब से ये हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का महत्व भी इसलिए है क्योंकि ये दिन जागरूकता फैलाने और देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में सुधार के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के इरादे से मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण, समुद्री डकैती और व्यापार की बदलती गतिशीलता इस क्षेत्र के सामने आने वाली कुछ चुनौतियां हैं। बिल्कुल, और इस दिन का उद्देश्य जो है वो है कि संघर्षों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना और प्रभावी ढंग से समाधान खोजने के लिए हमें एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। इसके बारे में आज का दिन का जो कल के दिन का उद्देश्य ये भी है कि हम सब इकट्ठे होकर किसी भी समस्या का सामना करें। जी, NMD उत्कृष्टता पुरस्कार वरिष्ठ अधिकारियों को समुद्री क्षेत्र के विकास में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। ये युवा पीढ़ी से भी इस उद्योग में अपने करियर बनाने का आग्रह करता है। और इस वर्ष की थीम क्या है नेहा? जैसे कि हर साल इस तरह के कार्यक्रमों की कुछ न कुछ अलग अलग थीम्स होती हैं, इस तरह इस बार की थीम है आवर ओशन, आवर ऑब्लिगेशन, आवर अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। जी हाँ। तो चलिए इस दिवस के लिए हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि हम जहाँ पर भी काम करें वहाँ के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, समझें और वैसा ही कार्य करें ताकि जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं वहाँ की सुरक्षा पहले हो। जी नेहा, हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार हमें लिखे हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में। आप लिखते हैं एक श्रोता हमारे कि ये दिवस हर साल जागरूकता फैलाने और देश के आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ाने के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के लिए किया जाता है, मनाया जाता है। और ये क्षेत्र समुद्री डकैती, पर्यावरण प्रदूषण और बदलते व्यापार गतिशीलता जैसी चुनौतियों का सामना करता है। और इस दिन का उद्देश्य है उद्योग के संघर्षों की ओर ध्यान आकर्षित करना और प्रभावी समाधान खोजना। और NMD उत्कृष्टता पुरस्कार वरिष्ठ अधिकारियों को समुद्री क्षेत्र के विकास में उनके योगदान के लिए भी दिया जाता है, और ये दिन युवा पीढ़ी को उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है।
जी, एक साथी लिखते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये दिन भारत के समुद्री इतिहास, समुद्री व्यापार के महत्व और अर्थव्यवस्था में नाविकों की भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का 95% से अधिक व्यापार और मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस हमारे समुद्री क्षेत्रों में व्यापक व्यापार अबाध रूप से चलते रहने के परिप्रेक्ष्य में ही आज का ये दिवस मनाया जाता है, जो कि कल मनाया जाएगा। इसमें युवाओं को भी प्रोत्साहित करते रहने का उद्देश्य होता है। समुद्री क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की छिनैती डकैती रोकने का भी खास प्रयास किया जाता है और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। साथ ही एक साथी लिखते हैं, भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, जो 1919 में पहली बार भारतीय ध्वज के नीचे मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुए जहाज एस लॉयल्टी की यात्रा की याद में बनाया जाता है। ये समुद्री दिवस के बारे में कुछ और जानकारी है, जैसे कि इसको मनाने का कारण। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने का कारण ऐतिहासिक है। 1919 में इसी दिन भारतीय ध्वज के नीचे चलने वाला पहला व्यापार जहाज एस लॉयल्टी मुंबई से लंदन की अपनी पहली यात्रा पर निकला था। जी, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये हमने तो वही लिखा समुद्र के बारे में जो बचपन में पढ़ा था, बाकी बड़े बड़े लेख तो YouTube से देखकर भी लिखे जा सकते हैं। तो भाई देखिए, ये तो एक सुविधा है, लेकिन बात ये है कि आप कहीं से भी लिखते हैं, किसी भी लिंक से जाकर जब आप लिखते हैं, उसको अपनी भाषा में लिखें कि आप क्या सोचते हैं उस दिवस के बारे में। अगर आप ज्यों का त्यों उसको लिख देते हैं तो वो तो कॉपी पेस्ट हो गया ना, फिर उसको हम शामिल भी नहीं करते हैं। आपने अपने बचपन की जो पढ़ा था, सुना था, वो लिखा, हमने उसे भी पढ़ा, लेकिन जो लोग अन्य लोग हैं जो लिखते हैं अपनी भाषा में, तो हम उन्हीं संदेशों को शामिल भी करते हैं। तो हम हमारे श्रोताओं को बता दें कि 6 अप्रैल यानी कि परसों यानी कि रविवार के दिन श्री राम नवमी का महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जाने वाला है। बिल्कुल, तो इन दिनों 9 दिन हम जो व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, नवरात्रा के पर्व को निभा रहे हैं, ये दिन जो है खास महत्व रखता है। जी बिल्कुल, अपना महत्व है ही। साथ ही जो हमारे मतलब जो राम भगवान को मानने वाले लोग हैं, उनका इस दिन को लेकर एक अलग ही उत्साह होता है। हम सभी में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही जो उपवास हम करते आ रहे होते हैं, वो फलीभूत होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस दिन। बिल्कुल, एक श्रद्धा और भक्ति का पर्व है जिसे हम निभाते हैं, और हमारे घर की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो इसे और भी शिद्दत के साथ मनाती हैं, है ना। हर घर में इन दिनों चहल पहल का माहौल है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखेंगे तो दुर्गा माँ के भजन है, भगवान राम की स्तुति है, इस तरह का माहौल हमें अपने आसपास देखने को मिलता है। और रामलीला भी देखने को मिलती है। आपने रामलीला देखी है नेहा? बिल्कुल, बड़ा मजा आता है ना। रामलीला में जब भगवान राम, रावण और सीता मैया जब अपने अपने डायलॉग्स बोल रही होती हैं, तो ऐसे लगता है कि सचमुच के राम खड़े हैं। जब हम रामायण देखा करते थे सीरियल, तो भगवान राम ही लगते थे कलाकार, और सीता मैया ही लगती थी, और लक्ष्मण ही लगते थे वो, और उनको देखकर हाथ अपने आप ही उठ जाते थे नमन करने को। जी, और वो भावनाएं भी मन में जागृत हो जाती थी, जैसा हमें कभी ईश्वर को के सामने जब हम खड़े होते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो जैसा लगता है वैसा ही उस समय भी हमें महसूस होता था। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रामनवमी का त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन होता है। उस दिन सभी घरों में मीठे पकवान बनते हैं। देवी माँ की गोदी भरकर उन्हें विदाई दी जाती है। हमारे घर में उस नवमी पूजा या शीतला पूजा बोला जाता है, और भगवान राम का भागवत भजन करके ध्वज चढ़ाया जाता है, और बजरंग बली का ध्वज चढ़ाया जाता है, ध्वजा चढ़ाई जाती है, और फिर भजन भी गाए जाते हैं। एक साथी लिखते हैं, अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। जय जय श्री राम, और रामनवमी की शुभकामनाएं इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामनवमी भगवान राम के मानव और दिव्य दोनों रूपों में प्रकट होने का प्रतीक है, जिसे पूरे भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में तो जो भगवान राम का जन्म स्थान है, गहन श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया जाता है। रामनवमी भगवान राम के जीवन के हर पहलू का सम्मान करती है। एक वचनी, एक पत्नी, एक बाणी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, चैत्र शुद्ध नवमी के मध्याह्न समय पर अयोध्या में उनका जन्म हुआ। रामायण महाकाव्य के इस नायक के गुण लक्षणीय है। दिया हुआ वचन निभाना, एक पत्नी व्रत और
उनके धनुष का एक बाण काम सफल करके ही रहता था। बिल्कुल। रामनवमी का त्योहार मनाते हुए राम प्रभु के आदर्श गुण अपनाने की कोशिश हमें जरूर करनी है। ऐसी शुभकामनाएं हमारे एक श्रोता ने दी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि रामनवमी सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि भगवान राम के सिद्धांतों और आदर्शों की याद भी दिलाता है। ये लोगों को सत्य, नैतिकता और भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस त्योहार को मनाकर भक्त ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और राम की शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करते हैं। हम भी यही आशा करेंगे कि हम भी भगवान राम के इन गुणों को अपने जीवन में उतार सकें। बिल्कुल, और उसका अनुसरण कर सकें। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और नेहा आगरकर देसाई को दे आज्ञा। नमस्कार। विविध भारती